नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जिस पर आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस एंशिएंट एंड अर्ली मेडावल इंडिया टिल 1206 एडी। तो देखिए, मेरा उद्देश्य केवल आपको सिलेबस पर टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बताना नहीं है कि इस पर हम ये अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट इस पर किस प्रकार से आ जाए, क्योंकि आपने अभी एडमिशन लिया है। एडमिशन लेने के बाद हो सकता है आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री की जानकारी रखते हो या आपको बिल्कुल भी जानकारी ना हो, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जर्नी इस तरीके से होगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो देखिए, आप बिल्कुल फोकस होकर के बैठ जाइए और इमेजिन करिए कि हम 5000 ईयर्स पहले जाकर के हिस्ट्री को देखने वाले हैं, एंशिएंट इंडिया में जाने वाले हैं। आपके पास एक ऐसी टाइम मशीन है जिस पर बैठ करके हम प्राचीन काल की यात्रा करेंगे। ठीक है ज्ञानवीरों, इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ आज के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के साथ ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला यूनिट क्या है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री। देखिए, इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमें प्राचीन भारत का इंट्रो इसमें देखना है कि किस तरीके से। पहले तो हम सबसे पहले अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्राइम होता है, तो वहाँ पर इंस्पेक्शन किस तरीके से किया जाता है, तब हमारे पास ये जानकारी निकल के आती है कि यहाँ पर क्राइम किस तरीके से किया गया। ठीक है ना, आपको पता है ये चीज़। तो इसी तरीके से एक हिस्टोरियन क्या करता है, विभिन्न तरीके के तथ्यों और साक्ष्यों को खंगाल करके, उसका अध्ययन करके और उसका निचोड़ हमारे सामने आता है, तब हम इतिहास का अध्ययन कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से है। जैसे कि आपका जो हिस्ट्री है उसमें हमें दो प्रकार के स्रोत जानने पड़ते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के हो गए, स्मारक, अभिलेख, स्तंभ लेख और मॉन्यूमेंट्स जैसे कि कुछ भवन हो गए, उस पर हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बात करेंगे। और जो साहित्यिक स्रोत होते हैं ज्ञानवीरों, वो कुछ धार्मिक साहित्य होते हैं और कुछ धर्मेतर साहित्य होते हैं, यानी कि धर्म के अंदर वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो उन साहित्यों के बारे में जैसे कि आपका वेद हो गए, पुराण हो गए, ये सारे धार्मिक साहित्य आ जाएंगे। इसके अलावा जो कि कुछ लिखे गए, जैसे हो गया हर्षवर्धन ने लिखे हैं, बाणभट्ट ने लिखे हैं, बहुत सारे साहित्य हम आगे बात करेंगे। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी उसमें आ जाएगा। तो ये सारे जो है ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये सारे हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और इंडियन नॉलेज सिस्टम, शॉर्ट ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरियन एज। ठीक है, प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या बात करनी है ये समझने की ज़रूरत है। आज आप ऐसे युग में बैठे हैं जहाँ पर चैट जीपीटी का समय है, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपने तुरंत गूगल किया और आपके सामने जानकारी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ज्ञानवीरों, इसकी शुरुआत, इसके बीज यहाँ पर देखिए, आप इसके बीज यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। क्यों आप सोचेंगे कि क्या चैट जीपीटी यहाँ पर भी था? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इंसान अभी शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कर रहा था। अगर उसने ये नहीं किया होता तो आज हम और आप यहाँ नहीं खड़े होते। ठीक है, तो देखिए, प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास में मानव ने किस तरीके से हथियार बनाया, किस तरीके से हथियार। सबसे पहले उसने बड़े बड़े हथियारों से, पत्थर के हथियारों से शिकार करना प्रारंभ किया। फिर उसे समझ में आया नहीं, शिकार इतना आसान नहीं होगा, इस वजह से तो उसने छोटे पत्थर का यूज मध्य पाषाण काल में, आप देखेंगे आकर के, सब बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, फिर नुकीले और छोटे हथियार बनाना शुरू किया, सारे पत्थर के हथियार हुए। ठीक है, कुछ हमें बीच बीच में धातुओं के हथियार के बारे में पता चलता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से मानव के क्रियाकलाप की जो स्टार्टिंग होती है वो आपको इस युग से देखने को मिल सकती है ज्ञानवीरों। ठीक है, अब आ जाइए अपने सेकंड यूनिट पर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता, ऐसी आप कह लीजिए विकसित सभ्यता, जहाँ पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो देखिए, 5000 साल पहले भी इनके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि हमें वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। अगर आधुनिक भारत में आज भी हम बात करें तो
केवल चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो उस अवस्था तक पहुंच पाया, इसके अलावा हम फेल हैं। बारिश होती है, पूरे शहर में पानी भरता है, हम सभी ये आराम से ये चीज़ें देख रहे हैं और जानते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके साथ ही साथ देखिए इनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी स्थिति थी, इस पर हमें चर्चा करना ही है। जितने भी नगर हुए, बंदरगाह जो नगर हुए, फिर इनका उदय, इनका पतन, सारी चीज़ें जो भी हुआ, इस पर हम पूरे डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। और आगे हम देखते हैं वैदिक और उत्तर वैदिक काल। देखिए सबसे पहले वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो मेनली ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी क्यों आई, कैसे हुआ, ये वो चीज़ें हम सारी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर हम मेनली जो बात करने वाले हैं वो यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति यहाँ की कैसी थी, इसके साथ ही साथ इनके ट्रेडिशंस क्या थे, ज्ञानवीरों यहाँ के ट्रेडिशंस कैसे थे उस पर भी, क्योंकि इसके ट्रेडिशंस आधुनिक भारत तक भी हमें देखने को मिलते हैं, किस प्रकार उसका जुड़ाव, ये हमें बात करना है। मैं चाहती हूँ कि आपकी हिस्ट्री इस तरीके से हो कि अगर आप यहाँ से शुरुआत करें, तो आप लास्ट यूनिट तक बिना किसी बुक के चले जाएं और आपकी समझ इतनी अच्छी विकसित होनी चाहिए हिस्ट्री के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैदिक काल हो गया। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हम वेदों की परंपरा को देखते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सारी चीज़ों को जानेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। अब मगध साम्राज्य का उदय, ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। देखिए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष होने में ऐसे कौन से कारण थे आखिर। अभी जहाँ पर हम देखते हैं कबीलाई अर्थव्यवस्था थी, जहाँ पर अगर हम वैदिक काल में देखेंगे तो ऐसे कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि एक साम्राज्य का रूप ले लिया, तो वहाँ पर हम इस पर बात करेंगे। जैसे कि हो गया बृहदत्त वंश, बिंबिसार, अजात शत्रु, उसके बाद आपके आ गए नंद वंश, उससे पहले शिशुनाग वंश, तो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद आ गया मौर्य राजवंश। देखिए मौर्य राजवंश जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक महान, इन तीनों शासकों के बारे में बात की गई है। पहला ऐसा देखिए राजवंश, मौर्य राजवंश, जिसने भारत को साम्राज्य विस्तार के तहत एक रूपता लाने का प्रयास किया, अगर हम देखेंगे तो वो अशोक के समय देखने को मिलता है। हालांकि उसका प्रारंभ चंद्रगुप्त के समय स्टार्ट हो जाता है और इसके मामले में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत सारी जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आपको लग रहा होगा कि ये अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक है, लेकिन ज्ञानवीरों बिल्कुल भी नहीं, ये राजनीति व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। तो इसके बारे में भी अलग से हमें अध्ययन करना है। अब देखिए अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक का सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराधिकार का युद्ध, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है और यहीं से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। देखिए उत्तराधिकार का युद्ध, उसके बाद आ जाइए देखिए कलिंग विजय, ठीक है। कलिंग विजय के बाद अशोक का धम्म, ठीक है, अशोक का धम्म देखेंगे। और धम्म क्या है, ठीक है ना, इस पे आराम से देखेंगे। कियम चु धम्मा, तो अपा सिन्वे, बहु कयाने, दया दाने, सचे सोचवे, साधवे माधवे चा, तो ये है अशोक का धम्म। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधे सरल शब्दों में तब बताऊंगी, ठीक है। आ जाइए अब देखते हैं अपना गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई मेनली, लेकिन अगर प्रथम शासक की बात की जाए तो श्रीगुप्त संस्थापक माना जाता है। हालांकि वो सामंत शासक था, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत उसे एक सामंत माना जाता है क्योंकि उसने केवल एक महाराज की उपाधि धारण की थी। तो वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो चंद्रगुप्त प्रथम। किस तरह से वैवाहिक संबंधों के आधार पर इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है, इसको जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्रगुप्त। तो देखिए समुद्रगुप्त, आर्यावर्त की विजय, आर्यावर्त प्रथम, आर्यावर्त द्वितीय विजय, उत्तरापथ की विजय, दक्षिणापथ की विजय और श्रीलंका तक इसकी पहुंच, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए समुद्रगुप्त कला प्रेमी भी था, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अपने क्लास में, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इंपॉर्टेंट शासक है। देखिए इसमें बहुत सारे शासक हैं, कुमारगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, बहुत सारे हैं, आपको उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मेन आपको दे दिया गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पूरा अध्ययन अपने क्लास में करेंगे। और आगे देखिए
प्राचीन भारत का स्वर्णयुग, क्या वाकई गुप्त वंश प्राचीन भारत का स्वर्णयुग माना जाता है? अगर माना जाता है तो क्यों माना जाता है और क्यों नहीं मानना चाहिए, ये सारी बात हम यहाँ पर अपने क्लास में करेंगे। आ जाइए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन का युग और राजपूत राज्यों का उदय। सबसे पहले आ जाइए हर्षवर्धन का युग। देखिए, हर्षवर्धन जो शासक था वो 606 से 647 ईस्वी तक शासन उसने किया। उससे पहले अगर हम पुष्यभूति वंश की बात करें, इसी हर्षवर्धन के उसके वंश की बात करें तो प्रभाकर वर्धन पहला शासक हुआ, उसके बाद राज्यवर्धन, और फिर हम हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। मेनली यहाँ पर आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। तो उसकी विजय, जैसे कि उसने जो शशांक के साथ युद्ध हुआ था, फिर पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ था, सारे को हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। कन्नौज में उसने जो धर्म महासभा बुलाई थी उसको भी हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग कन्नौज में एकत्र हुए थे। ज्ञानवीरों, प्राचीन भारत में बहुत बड़ी चीज़ है जब कोई शासक इतनी अच्छे बुद्धि के साथ काम कर रहा है। ठीक है, आज भी हम इतने आज के समय में भी देखिए कितने दंगे और कितनी सारी चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सारे धर्म के लोगों को एक साथ बैठा करके धर्म पर चर्चा परिचर्चा या अपने ज्ञान पर चर्चा परिचर्चा की जाए। होता है लेकिन बहुत कम। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। अब राजपूत राज्यों का उदय, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। तो देखिए, ये चारों का यानी कि पापा चाचा हो गए, प्रतिहार परमार पापा और चालुक्य चौहान चाचा। इन दोनों का ही जो उद्भव है ज्ञानवीरों, वो अग्निकुल वंश से माना जाता है, ऐसा माना गया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। कितने कैसे युद्ध हुए और क्या क्या सारी चीज़ें रही, इंपॉर्टेंट इस पर हमें देखना है। इसके बाद आ जाइए भारत में सामंतवाद का उदय। ठीक है, फ्यूडलिज्म। तो सामंतवाद के उदय में हमें क्या देखना है? अगर हम इसके बीज की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हमें गुप्त के काल से ही मिलता है। गुप्तों के समय से ही हमें सामंतवाद के उदय की भीनी सी महक दिखाई देती है। लेकिन अगर सामंतवाद एक वृक्ष के रूप में पनपा ज्ञानवीरों, तो वो राजपूत राज्यों के समय में ही है। राजपूत राज्यों के समय में ही हमें सामंतवाद व्यवस्था विकसित रूप में दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पर सामंतवाद के बारे में आपको बताने लग जाऊंगी तो 1-1.5 घंटे कहीं भी नहीं गए, और वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। फिलहाल हमें केवल अभी सिलेबस देखना है। देखिए, अब हिंदुओं के रीति रिवाज, अनुष्ठान और मान्यताएं। देखिए, हिंदुओं के रीति रिवाज, आज भी जो रीति रिवाज भारत में अपनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके बीज वैदिक काल में पड़ चुके थे। किस तरह से? देखिए, अगर आज अभी आप पीपल में जा करके पूजा करते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं या गाय की पूजा करते हैं, इसके अलावा अनेक कर्मकांड हैं, यज्ञ आप देख लीजिए, हवन देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हमें वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या क्या मान्यताएं थी इस पर भी हम बात करेंगे कि वे लोग ऐसा क्या सोचते थे जो ये चीज़ें सामने आई। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट देखते हैं। इस्लाम का आगमन, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। देखिए, लास्ट यूनिट आपकी ये है, पूर्व मध्यकाल की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, ताकि आप मध्यकाल में प्रवेश से पहले जो ये संक्रमण का काल है उसके बारे में जान सकें। आगे का जो मध्यकाल का इतिहास है वो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका यूनिट यहीं तक है। तो आपको किस तरह से ये ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि महमूद गजनबी और गोरी का भारत पर आक्रमण होता है और मध्य युग की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ तक अपना सिलेबस है ज्ञानवीरों, हमें यहाँ तक अध्ययन करना है। तो देखिए, जल्दी आपके सामने मैं क्लास के साथ मिलती हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।